हेलो दोस्तों। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण का हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो क्या है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जो आपका CGPSC प्री CGSI और ऑल कंपटीशन एग्जाम ऑफ छत्तीसगढ़ में जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम होते हैं उनके लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ हम लोग जो कि जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं वहाँ से हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये आपका पटवारी और छात्र अधीक्षक इनका सिलेबस के अंतर्गत मैंने इसको लिया है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों, है ना। ये जो हमारा सिलेबस है ना, इसको हम लोग पूरे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है हिंदी व्याकरण संहित। तो इसमें स्वर आता है, व्यंजन आता है, वर्तनी आता है। फर्स्ट में लिंग, वचन, काल, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, एक व्यवहारिक क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर संधि एवं व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, फिर देखिए शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपका सिलेबस है। फिर पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, या वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, इनमें से कुछ पॉइंट छूट गया है जो कि ये क्या है आपका हॉस्टल वार्डन का है सिलेबस। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। और चूंकि यहाँ कुछ कुछ और छूट गया है वो है क्या आपका रस, छंद, ठीक है, और एक है आपका अलंकार। ये तीनों आपका क्या है छूट गए हैं, बाकी सब यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रस, छंद और अलंकार को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, लास्ट में करेंगे उसको। तो चलिए हमारा आज जो फर्स्ट टॉपिक है उसको क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। तो भाष का अर्थ क्या होता है बोलना। ठीक है, भाष का अर्थ ही है बोलना। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, सार्थक इकाई क्या है, भाषा की वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है आपका उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई आपका क्या है पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई आपका है शब्द, है ना, ये क्या है अब शब्द है। फिर पद से छोटी इकाई क्या है पद, या यहाँ पास पद भी होना चाहिए था। ठीक है, पद। फिर पद से छोटी इकाई क्या है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई क्या है इकाई है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, इसका हम लोग इसको क्रम के रूप में मैंने थोड़ा सा दर्शाया है, इसको देखिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका जो मैंने ऊपर में बताया वो यहाँ नीचे में भी है। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका वाक्य, वाक्य के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध, पदबंध के बाद पद, पद के बाद अक्षर, और अक्षर के बाद क्या है ध्वनि या वर्ण। ये इसका क्रम है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए जैसे कि राम शब्द में देखिए दो अक्षर रा और म है, एवं वर्ण क्या है चार है र, आ, म, अ। ठीक है, ये आपका चार वर्ण है। ठीक है, इसी वर्णों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ण क्या है इसकी परिभाषा देखिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि उच्चारित होता है उसको क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला देखेंगे तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये भी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वर्णों के वर्णमाला कहते हैं करके। ठीक है, फिर देखिए मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या दे रहा है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। ठीक है, जिसमें 10 स्वर हैं तथा 35 व्यंजन हैं। ठीक, एक 11, लेकिन आप देखिए लेखन के आधार पर कितने हैं आपके 52 हैं। ठीक है, 13, 33, 4 और 2 क्या है आपके अढ़ी अढ़ा करके है ना। ठीक है, ये देखिए फिर देखिए 13 स्वर है इसमें किसमें लेखन के आधार पर। व्यंजन कितने हैं 35, एवं स्वर के संयुक्त तो व्यंजन क्या है आपके 4 अक्षर अज्ञा। ठीक है, ये सब आपके देख रहे हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है क्या आपका स्वर। ठीक है, तो स्वर के बारे में देखिए तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। ठीक है, तो कुल क्या है आपका 10 धन 3 13 है ना। 13 है, ये 3 क्या है ऋषि क्री और अम और अह, ये तीनों क्या है स्वर नहीं लिया जाता है, लेकिन क्या है आपका ये लेखन के आधार पर लिया जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ देखिए आपका CSPSCL एग्जाम में देखिए तो यहाँ आपको क्या लिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की कुल संख्या क्या है, तो 16, 8, 14, 11। तो आपका आंसर लिया गया है D11। ठीक है, तो D11 क्यों लिया गया है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका व्यापम क्या है, आपको ये 11 ही लेता है। ठीक है, 10 और 11 ऑप्शन में दिया रहे तो अब 10 को ना मारिए, 11 लिया जाता है व्यापम के द्वारा। ठीक है, अब भैया ये किसको, ऋषिगिरी को छोड़ देता है लगता है ना, इसलिए इसका 2 को छोड़ देता है, महा को छोड़ दिया होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये आपका ऐसा ही दिया जाता है। अब व्यंजन देखिए, तो व्यंजन के बारे में देखिए तो यहाँ व्यंजन दिया गया है आपका। ठीक है, तो व्यंजन क्या है आपका, व्यंजन में देखिए तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़ और न। ये क्या है आपके द्विगुण व्यंजन आता है अढ़ी अढ़ा। ठीक है, अढ़ी अढ़ा बोलते हैं ना। ठीक है, फिर देखिए त वर्ग में आता है त थ द ध न, प वर्ग में आता है प फ ब भ म, अंतस्थ में आता है आपका य र ल व, और उष्म में आता है स श श ह। ये आपका है। ठीक है, फिर देखिए अब यहीं पर देखिए कुल 33 है। ये कुल कितने हो गए हैं, 33, और प्लस 2 क्या आ गई है आपके अढ़ी अढ़ा जुड़ गई, इसलिए 35 हो गए हैं। ठीक है, मूलतः इसको 13, 33 और 4 करके याद किया जाता है। ठीक है, 2 में अढ़ी अढ़ा को जोड़ दिया जाता है तो 35 52 हो जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, चारों आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं बता दूं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ आपको पूछेगा कि अक्षा का क्या है, तो अक्षा किससे मिलकर बनता है, तो अक्षा आपका क और श से मिलकर बनता है, त्र क्या त और र से बनता है, ज्ञ क्या है ज और य से बनता है, और श्र क्या है आपका स और र से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारा वो स्वर, इसकी पूरे परिभाषा के रूप में देखेंगे। तो यहाँ देखिए स्वर क्या है, वॉवेल्स। तो परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वह स्वर कहलाते हैं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से, जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। ठीक है, व्यापम आपका कितना लेता है, इसको 11 लेता है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर हैं, अ आ ई उ ए ओ और औ करके। ठीक है, ये इतना क्या है आपका कुल 10 है ना, ये क्या है आपके स्वर माने गए हैं हिंदी में। ठीक है, लेकिन आपका व्यापम दोनों को ना लेकर क्या ले लेता है, आपका 11 ले लेता है भाई। ठीक है, अभी भी एक एग्जाम हुआ था हाल ही में इसी वर्ष, उसमें लिया गया है 11 लिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या 10 मारा था लेकिन वो गलत हो गया था मेरे लिए व्यापम के जरिए से। ठीक है, तो देखिए फिर यह स्वरों की संख्या देखिए, सॉरी स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वर को हम लोग 6 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। तो ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, फिर देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, फिर मुख द्वार या मुख विवर्त खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, फिर देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ये क्या है, हम लोग 6 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बांटे हैं। तो आगे देखिए बहुत ही, ये क्या है आपके बहुत ही डीप स्टडी किया जा रहा है इसको, ताकि आपको व्यापम या कोई भी PSC आगामी जितने भी एग्जाम हैं ये आपके ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। फिर देखिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है आपका 3 प्रकार का होता है, लेकिन मूलतः इसको 2 प्रकार के लेते हैं, हर्ष और दीर्घ लेते हैं ना, 2 लेते हैं मूलतः इसको। ठीक है, तो देखिए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाता है, आपका हर्ष व स्वर कहलाता है। जैसे छोटा अ, छोटा ई या छोटा ऊ, ये क्या है आपके तीनों क्या है, हर्ष व स्वर है। ठीक है, फिर देखिए दीर्घ स्वर में, देखिए ब में दीर्घ स्वर में, तो जिन के उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए क्या है, आ ई उ ए ओ और आ, ये क्या है आपके हैं। ठीक है, हो गया। फिर देखिए एक प्लुप्त स्वर करके आता है, इसको मूलतः लिया नहीं जाता लेकिन आप पढ़ लीजिए, यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने में, ठीक है, किसी को पुकारने में क्या किया, किसी को पुकारा जाता है ना, तो ऐसा लिया जाता है। नाटक में, संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये आपका राम है ना, तो यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा।
तो यहाँ देखिए जैसे राम हो गया, तो ये राम ऐसे करके पुकारते ना, तो ये क्या है आपका प्लुप्त स्वर के अंतर्गत है। जो ऐसे ऐसे के टाइप रहता है ना, ये क्या है प्लुप्त स्वर का सिंबल है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या होता है आपका स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अ से अग्र स्वर, देखिए तो जिस शब्द के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है ना, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे कि ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटे ए, बड़े ए, ये सब क्या है आपके अग्र स्वर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए फिर मध्य स्वर में देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, केवल अ ही मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है करके। ठीक है, ज्यादातर आपका पश्च और अग्र स्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मध्य को सबको पता रहता है केवल अ ही है करके। ठीक है, फिर देखिए सपश्च स्वर में देखिए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। वो है क्या, आ, उ, ओ, अम। ये क्या है आपके पश्च स्वर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक बार उ को पूछा गया है। ठीक है, उ को पूछा गया है, अ को भी पूछा गया है और ए को भी पूछा गया है। ये सब आपको व्यापम में या हर एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए विवरित, ठीक है, ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विवरित कहते हैं, विवरित स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, आ, केवल आ आता है। ठीक है, आ करने पर पूरा वी खुल जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है। फिर देखिए हमारा अर्ध विवरित, अर्ध विवरित मतलब क्या है, हाफ ओपन। इसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है वो क्या कहलाता है आपका अर्ध विवरित। जैसे कि अ, ए, औ, आ, ऐसे कहने पर आपका क्या होता है, आपका अर्धविवरित होता है, मतलब हाफ खुलता है, पूरा नहीं खुलता मुंह आपका। ठीक है, फिर देखिए अर्ध संवरित मतलब हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि ई कहने पर आपका क्या है, जो आपका मुख है ना द्वार, वो क्या है बंद रहता है, लगभग बंद ही रहता है। ऊ कहने पर भी बंद रहता है। ठीक है, फिर देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, तो देखिए आपका ये 2 प्रकार से है। तो 2 प्रकार से में आया आपका अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी हो या गोलाकार नहीं हो पाता है वो क्या कहलाता है, अवृतमुखी आता है। जैसे कि अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, ये क्या है आपके अवृतमुखी है, जिसमें वृत्तमुखी नहीं हो पाता या गोलाकार नहीं होता। लेकिन आप वही देखिए तो वृत्तमुखी में देखिए तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी हो जाता है या गोलाकार हो जाता है, जैसे कि ऊ बोलने पर आपका क्या है, ऊ आप बोल के देखेंगे तो आपका मुंह ओठ क्या हो जाएगा, पूरा गोल हो जाएगा ऊ ऐसा कहने पर। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं ऊ, ओ ऐसा बोलने पर आपका क्या हो जाता है, और ये क्या है आपका आ, ये होता है। ठीक है, फिर देखिए हवा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका हवा या नाक के मुंह से, है ना। हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक है आपका निरनुनासिक, ठीक है, या मौखिक स्वर, और दूसरा है आपका अनुनासिक, या है ना अनुनासिक स्वर। तो निरनुनासिक मतलब जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलेगा, नाक से नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाता है आपका निरनुनासिक कहलाता है। जैसे कि अ, आ, ई, ये तीनों क्या है आपके हैं। ठीक है, अब अनुनासिक स्वर कहने का अर्थ ये है कि आप यहां देखिए जिन स्वर के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वो क्या कहलाता है आपका अनुनासिक स्वर कहलाता है। इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो आप ऐसे लिखते होंगे, अनुस्वार ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, आ में भी चंद्र बिंदु ऊपर लगेगा और ई में भी चंद्र बिंदु ऊपर लगेगा। ये क्या है आपका अ, आ, ई ऐसे करके नाक से निकलेगा, वो क्या कहलाएगा आपका अनुनासिक स्वर कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए घोषात्व के आधार पर, है ना। तो ये देखिए आपका घोषात्व के आधार पर देखिए तो घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्रियों, स्वर तंत्रियों का कंपन। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें कंपन पैदा होता है, उसके आधार पर हम लोग स्वर को विभाजित करते हैं। तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो प्राय प्राय जितने भी स्वर हैं वो क्या है आपके सघोष ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, ज्यादा कंपन नहीं होती। अब बोलेंगे तो आपको कंपन नहीं होगा। वही अगर मैं आपको देखूं ख बोलिए
या आपको घ बोलिए तो उसमें थोड़ा सा कंपन होता है, वही क्या कहलाता है, सघोष अघोष ऐसा कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं व्यंजन। ये व्यंजन को हम लोग थोड़ा डीप अध्ययन करेंगे। यहाँ भी देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण के आधार पर अस्वर मिला होता है। हर एक व्यंजन में अस्वर आपको देखने को मिलेगा, बिना अ के व्यंजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर देखिए अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, बोल दिया ना मेरे पास। फिर देखिए परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 मानी गई है, कुल 33 माना गया। लेकिन जब हम लोग अड़ही और अड़हा को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आएगा तो एक बार और देख लेना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई वीडियो को, ठीक है, ताकि दूसरों को भी पता करे कि हाँ यहाँ पर फ्री में क्लासेस आपको उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो स्पर्श व्यंजन फर्स्ट है, सेकंड है अंतस्थ व्यंजन, थर्ड है आपको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। 3 प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ आपका इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श व्यंजन पूरा नहीं आ पाया है। आप इसको पीडीएफ टेलीग्राम से आप देख लेना, आपको टेलीग्राम में ये इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, है ना। यहाँ से देख लेना, बस इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ाते चलेंगे, देखना थोड़ा यहाँ क्या बोल रहा है। तो एक क्या है, वर्ग है, एक में उच्चारण स्थान है, दूसरा में अघोष सघोष 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 सघोष, और क्या है, ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ये क्या है आपको पढ़ना है, क्रम याद कीजिएगा, ठीक है। मैं बताते चलूंगा, आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग देखें तो कंठ में देखिए, है ना, कंठ वर्ग में आपका कंठ से उच्चारण स्थान होता है, और इसका देखिए तो क्या होता है, क ख ग घ अंगा। ये क्या है आप हम लोग पढ़ेंगे, ये 5 अक्षर, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो आपका, है ना, आपका पहला और दूसरा, ठीक है, पहला वर्ग और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा मतलब क और ख क्या है आपका अघोष है, और बाकी तीनों क्या है, सघोष है। ठीक है, समझ में है, पहला और दूसरा क्या है, अघोष है, बाकी सब सघोष हैं। अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में आपका 2 और 4 क्या है, महाप्राण है, और बाकी क्या है आपके अल्प प्राण है। इतना आप देखिए, ठीक है। इसको मैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तालव्य, एक देरी, चलिए फिर देखिए तालव्य से, है ना, तालव्य से में देखिए तो तालव्य में तालु स्थान है च छ ज झ, और यहाँ आता है आपका यहाँ, ठीक है। ये भूल गए हैं, यहाँ पर टाइपिंग हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, तो ये आपका अघोष है, ये भी आपका अघोष है, बाकी सब सघोष है। और ये देखिए ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये फिर अल्प प्राण है, फिर ये महाप्राण है, फिर ये अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं मूर्धन्य में। देखिए तो मूर्धा मतलब मुंह से निकलेगा, ट ठ ड ढ और ना, ये क्या है आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसमें भी मैंने बता दिया है, पहला और दूसरा क्या है, अघोष है, बाकी तीनों क्या है, सघोष हैं। फिर देखिए दूसरा और चौथा क्या है आपके महाप्राण है, बाकी तीनों क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। इतना देखिए। फिर दंत देखिए, दांत, त देखिए दंत बोलने का अगर दांत से, जैसे कि हम लोग वर्ड को बोलेंगे ना अक्षर को, तो आपका क्या है, दांत से निकलेगा। जैसे त बोलेंगे तो आपका दांत, जीभ क्या है आपके दांत के बीच में आ जाएगा, ठीक है। जैसे त बोलिए, त बोलिएगा ना तो आपका त बोलेंगे तो आपका जीभ क्या है, दांत से टकराएगा, ठीक है। फिर थ बोलेंगे तो थ में भी वैसी होगा, थ बोलिए आपका जीभ पड़ेगा वहां पर, ठीक है, दांत में, यही कहने करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए ओष्ठी मतलब ओंठ से, अगर आप प बोलेंगे ना, प तो आपका दोनों होंठ जुड़ेंगे, प बोलिए, बोलिए प। आप फ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फ बोलेंगे भी तो ये क्या होता है आपका, फ बोलेगा, ठीक है। ये आपका स्पष्ट पता चल जाता है ना। ये आपका है प फ ब भ म। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। ये आपका ये जो पंचमा अक्षर है ना, ये वाला, ये क्या है, इसी को हम लोग नासिक के बोलते हैं, ठीक है, नासिक के व्यंजन, है ना। यहाँ जो आपका स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर मतलब 5वां अक्षर है ना, वो क्या कहलाता है आपका, इस नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्योंकि अगर हम लोग न बोल रहे हैं ना तो नाक से निकलेगा आवाज, ठीक है। म भी बोले तो आपका नाक से निकलेगा, ठीक है।
इसलिए इसको नासिक्य बोला जाता है। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट है, तो यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहने का अर्थ यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित हो, वो क्या कहलाता है आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। जैसे कि य र ल व, ठीक है, य र ल व ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है सघोष अल्प प्राण है, ये चारों, ठीक है, ये क्या है चारों प्राण है। लेकिन इसका उच्चारण स्थान मैं नहीं बता रहा हूँ, सबका उच्चारण स्थान मैं आपको क्या बताऊंगा बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ है ना, क ख ग घ व ये सब का उच्चारण स्थान मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए य और व दोनों के क्या कहते हैं हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। पूरे आपके जितने भी हिंदी वर्णमाला है उसमें आपका य व क्या है आपका अर्ध स्वर है, ल क्या है लुंठित स्वर है, सॉरी लुंठित व्यंजन है, ठीक है। लुंठित मतलब लुढ़क कर, ठीक है, तालु से लुढ़क कर जाने वाला है, ठीक है। और ल क्या है आपका पार्श्विक है, इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखिए उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खा करने के लिए उसे क्या कहते हैं उष्म या संघर्षी। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जिसको हम लोग बोलेंगे तो उसमें उष्मा का पैदा हो ऐसा लगेगा, वो क्या कहलाता है आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन कहा। जैसे स बोलेंगे ना तो आपका ऐसा लगेगा कि उष्म निकल रहा है या रगड़ रहा है ना, जीभ रगड़ रहा है। स बोलिए आप, ठीक है ना। फिर देखिए आपका श बोलेंगे तो भी होगा, ह बोलेंगे तो भी होगा, ठीक है। ह को हम लोग क्या रखते हैं स्वर यंत्र, है ना, स्वर यंत्र है ना, स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र के अंतर्गत ये क्या आता है कंठ के भीतर स्थित होता है। ये क्या है आपका सघोष महाप्राण है, जबकि स क्या है अघोष महाप्राण है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए उच्छिप्त में क्या होता है आपका अढ़ी और अढ़ा को उच्छिप्त रहता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले, ठीक है, ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और बाद में फिर झटके के साथ नीचे आए, वो क्या कहलाता है आपका उच्छिप्त कहलाता है, ठीक है। उसमें देखिए अड़ा क्या है आपका मूर्धन्य सघोष अल्पप्राण है, जबकि आपका अढ़ई का है मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। इतना आपको देखना है। मैंने बताया है कि मैं सबका उच्चारण स्थान आपको बताऊंगा करके, तो ये है हमारा सबका उच्चारण स्थान जानने का, ठीक है। तो यहाँ आप इसको देखिए एक बार बहुत अच्छे से, है ना, और ऐसे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका क्या रहेगा ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबका उच्चारण स्थान दे रहा है। जैसे कंठ में फर्स्ट में है ये कंठ, तो कंठ में क्या आता है आपका, तो कंठ में देखिए ये क्या है अ आ अह और क वर्ग और ह, ठीक है। इसको याद रखिए। क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, फिर देखिए हलवाई का ह आता है, आ और अह आता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है ये कंठ से, ठीक है। फिर देखिए तालु, तालु में देखिए तालव्य, है ना। यहां देखिए आपका च वर्ग, फिर देखिए ये च वर्ग में आता है छ छ छ यहाँ, ठीक है। फिर देखिए आपका ई और ई आता है, ठीक है। फिर देखिए य और श, ये क्या है आपके उच्चारण स्थान है य और श, तालु, ठीक है, तालव्य से। इतना समझ में आया। फिर देखिए तालु के बाद आता है मूर्धा या मूर्धन्य, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका ट वर्ग आता है ना। ट वर्ग के बाद ऋषिक्री और षटकोण के श ये आता है आपका, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद मैं देखता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दंत्य, दंत्य में आपका त वर्ग और स आता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए ओठ या ओष्ठ से उ वर्ग और प वर्ग आता है, ठीक है। अब फिर देखिए कंठ और तालु से आपका ए और ए आता है। फिर देखिए फिर यहाँ पर देखिए आपका ओष्ठ और कंठ से आपका ओ और आ आता है, इतना आपको पता है। फिर देखिए दंत प्लस ओष्ठ से केवल व आएगा, ठीक है। इसको वर्तस से बोलते हैं, वर्तस से सॉरी दंत मूल को बोलते हैं ना, रा और ला आता है इसलिए, है ना, ठीक है। फिर देखिए नासिक के में आपका मैं बता चुका है अहम अम अंगा इया अड़ा न म, ये क्या है आपके नासिक के हैं, ठीक है। इतना पता चला दोस्तों, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। मैंने समय दे दिया स्क्रीनशॉट मारने के लिए, हो गया स्क्रीनशॉट मार लिए। अब चलिए फिर देखते हैं
उसी को मैंने यहाँ पर एक और क्या किया है, लिया है, जो आपको उस तरह से याद ना हो तो आप इस तरह से याद करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, है ना। तो देखिए ये आपका कंठ मैंने बता दिया है। कंठ से क्या क ख ग घ ङ और ह आ और विसर्ग, विसर्ग मतलब ये ऐसा विसर्ग है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए तालु से आपका क्या आता है, च छ ज झ य और य और यस और ई, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए मूर्धा से देखिए ट ठ ड ढ ढ़ और र और स और री, ठीक है, रसरी, ठीक है। या फिर देखिए दंत से देखिए तो त थ द ध न और स ल, ये क्या है आपके दंत से हैं। ओंठ से देखिए तो प फ ब भ म और उ, ये क्या है आपके ओंठ से हैं, ठीक है। फिर देखिए कंठ और तालु से देखिए तो ए और ए क्या है, कंठ और तालु दोनों से हैं। कंठ और ओठ से देखिए तो ओ और औ है। और नासिक से देखिए तो अंग या अड़ा ना मा, ये है, ठीक है। चलिए समझ में आया। फिर देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं जिसको बोलते हैं आयोगवाह। आयोगवाह के अंतर्गत दो आता है, अनुस्वार और विसर्ग, इसको आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तो आपके कुछ हिंदी में भी प्रयोग देखने लगे हैं, अरबी फारसी वर्ड, ठीक है, अरबी या फारसी आप जितने भी देखे होंगे इसमें वर्ड आपको दिखेंगे, इसमें आप ऐसे देखने, आप देखना होगा तो ऐसे देखिए, इस टाइप का आपको यहाँ पर दिखेगा। ये ऐसा देखिए तो ये क्या है आपका अरबी फारसी आता है, ठीक है। चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।